गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान का द्वितीय अध्याय यानी बल तथा गति के नियम को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हम पहला चैप्टर मोशन पढ़ चुके हैं, गति पढ़ चुके हैं, गति क्या होती है और गति के 3 समीकरण क्या होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बल तथा गति के नियम। तो इसमें पहला टॉपिक है बल यानी होता है इन इंग्लिश फोर्स। ठीक है, क्या होता है फोर्स? देखो, बल वह बाह्य कारक होता है, बल वह कारक है, ऐसा फैक्टर होता है, वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु के गति में, उसकी अवस्था में या उसके आकार में, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति, अवस्था अथवा आकार में या तो परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे बल लगाकर हम किसी, माना कोई कुर्सी है माना, या कोई बॉल है माना, फुटबॉल मतलब विरामावस्था में है, उसमें हम हल्का सा बल लगा देते हैं और वो गति की अवस्था में आ जाती है, यानी उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। या कोई बॉल हल्के से आ रही है, यानी उसकी स्पीड कम है, लेकिन हम थोड़ा और बल लगा के उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, यानी गति की अवस्था में उसका परिवर्तन, यानी उसकी गति में परिवर्तन कर देते हैं। या कोई बॉल तेजी से आ रही है तो उसको बल लगा के हम क्या कर लेते हैं, फील्डिंग करते हैं, इसमें हम उसको रोक देते हैं। या गोलची जो होता है, गोलकीपर जो होता है, वो किक मारी जाती है, वो बॉल को रोक देता है, तो यानी उसकी गति को कम कर देता है। तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति यानी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। ठीक है, गति को चेंज कर देता है या उसकी अवस्था को चेंज कर देता है। अवस्था को चेंज करने का मतलब हुआ विराम वस्तु को गति अवस्था में लाना, या विराम गति जो गति की अवस्था में उसको विराम कर देना, उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, यानी उसके अवस्था, यानी अवस्था का मतलब हुआ स्थान। ठीक है, अवस्था यानी हम कह सकते हैं स्थान परिवर्तन, उसकी पोजीशन चेंज कर सकता है या उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कोई प्लास्टिक की बोतल है या रबर की गेंद है, उसका आकार हम बल लगा के, अगर रबर की गेंद है, बल लगाकर हम उसको पिचका सकते हैं तो उसका आकार परिवर्तन कर सकते हैं। या बोतल है, बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में बल लगाकर हम उसको पिचका सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि स्टील की बोतल को पिचकाते हैं, उसके लिए ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति, अवस्था या आकार में या तो परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। जो बल होता है वो एक सदिश राशि होती है। बल एक सदिश राशि है, जैसे पहले चैप्टर में अदिश और सदिश राशियों के बारे में हमने पढ़ा। तो बल एक सदिश राशि है, यानी इसको व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। एक सदिश राशि है तथा इसका जो मात्रक होता है वो होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी हम उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे भी शॉर्ट हम कहते हैं तो इसको कहते हैं न्यूटन। कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं न्यूटन, क्योंकि बल के संदर्भ में न्यूटन ने बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारा काम किया, और गति संबंधी नियम भी न्यूटन ने दिए। तो बल वह कारक होता है जो किसी वस्तु की गति, अवस्था या आकार में परिवर्तन करता है या उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करता है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, न्यूटन। न्यूटन ने बल में बहुत काम किया, बल के बारे में बहुत सारे नियम दिए, क्या कहते हैं, गति संबंधी नियम न्यूटन ने ही दिए। तो बल का जो मात्रक है, न्यूटन के नाम पर ही इसके मात्रक को न्यूटन के नाम से जाना जाता है। तो बल का मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर को या न्यूटन। अब बात करते हैं बल के प्रकार पर। ठीक है, बल सामान्यतः बल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक संतुलित बल, बैलेंस फोर्स, एंड असंतुलित बल, इम्बैलेंस फोर्स। असंतुलित बल, देखो संतुलित बल क्या हुआ? संतुलित बल का मतलब हुआ वह बल जो किसी वस्तु की अवस्था में या स्थान में परिवर्तन या गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है, वह बल संतुलित बल। यानी किसी वस्तु पर लगने वाले विभिन्न बलों का अगर परिमाण शून्य आता है तो वह बल, वे बल कहलाते हैं संतुलित बल। ये बल वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं करते हैं। माना
ये कोई वस्तु है, ये कोई लकड़ी का गुटका है, इसमें एक बल यहां से लगे F1, एक बल यहां से लगे F2, एक बल यहां से लगे F3, एक बल यहां से भी लगे F4। अगर सभी बल बराबर होंगे तो क्या होगा? सभी बल बराबर होंगे तो इस वस्तु का स्थान परिवर्तन नहीं होगा, यानी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। तो इस प्रकार के बलों का जो युग्म होगा वो कहलाएगा कैसा फोर्स? बैलेंस फोर्स, यानी संतुलित बल। तो संतुलित बल का मतलब हुआ किसी वस्तु पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के वे बल या दो से अधिक वे बल जो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं करते हैं उसे कहते हैं संतुलित बल। हालांकि एक चीज और याद रखना, हालांकि ऐसा जरूर हो सकता है कि वस्तु के शेप में परिवर्तन आ जाए, आकार में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो संतुलित, क्योंकि अगर माना ये प्लास्टिक का होता, कच्चा होता, तो दोनों साइड से बल लग रहा है तो पिचक जाता, टूट जाता। तो संतुलित बल गति की अवस्था में तो परिवर्तन नहीं कर पाते, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अब हम रस्सा कस्सी वाला गेम खेलते हैं, अगर दोनों ओर से, मतलब एक टीम और दो टीमें हैं, दोनों टीमें समान पावरफुल है, यानी दोनों में क्या कहते हैं ताकत समान है, तो जितना बल वाली टीम लगाएगी उतना बल वाली टीम लगाएगी, तो क्या होगा? वो अपनी स्थिति से न तो वो हटेंगे, यानी कैसा बल कार्य कर रहा है? संतुलित बल कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं असंतुलित बल की। असंतुलित बल का मतलब किसी वस्तु पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के वे बल जो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करते हैं, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते का मतलब वस्तु अगर विराम है तो उसको गति की अवस्था में ला सकते हैं, या वस्तु गति की अवस्था में है तो उसको विराम की अवस्था में ला सकते हैं। तो असंतुलित बल का मतलब हुआ किसी वस्तु पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के वे बल जो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, उसे कहते हैं असंतुलित बल। जैसे यहीं पे अगर हम बात करें, रस्सा कस्सी का गेम चल रहा है, चलो ये ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, ये बड़े बच्चे हैं, ये माना कक्षा 12 के बच्चे हैं और ये कक्षा 6 के बच्चे हैं, ठीक है। 12 के बच्चे और कक्षा 6 के बच्चे, ठीक है, ये अपनी ओर खींच रहे हैं और ये अपनी ओर खींच रहे हैं। तो ताकत इसमें ज्यादा होने के कारण, 12 के बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, ज्यादा होने के कारण इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा और ये गुटका यहां से इधर की ओर खिसक जाएगा। कक्षा 6 के बच्चे भी इधर की ओर खिसक जाएंगे, है ना। तो कैसा बल कार्य कर रहा है? असंतुलित बल कार्य कर रहा है। तो असंतुलित बल किसी वस्तु पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के वे बल या वे बलों का युग्म जो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, वे कहलाते हैं असंतुलित बल। तो ये तो बल के प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। तो गति, न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने किसी वस्तु पर बल लगाकर उसमें होने वाली गति के आधार पर 3 नियम दिए, यानी किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें जिस प्रकार की गति होती है उसको आधार मानते हुए 3 प्रकार के नियम दिए, जिन्हें कहते हैं गति के, न्यूटन की गति के नियम। 3 नियम है, ठीक है। कितने नियम है? 3 नियम है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग नियम है ये, हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी नियम है। तो न्यूटन ने किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी गति में परिवर्तन, या उसके बल लगाकर उसकी गति में या उसकी अवस्था में परिवर्तन को आधार मानकर 3 प्रकार के नियम दिए, जिन्हें न्यूटन की गति के नियम कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। प्रथम नियम, जो प्रथम नियम है, पहला नियम है, उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पहला नियम जो है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम का मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉज ऑफ मोशन में जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है? इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, अगर कोई वस्तु
विरामावस्था में, विराम की स्थिति में है तो विराम की स्थिति में ही रहेगी, और कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो किसी वस्तु पर जब कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो विराम वाली वस्तु, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। तो यह नियम कहलाता है जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, तो जड़त्व है हर कोई वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है, उसी को कहते हैं जड़त्व। दो प्रकार के जड़त्व होते हैं, एक विराम का जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। दो प्रकार के जड़त्व होते हैं। विराम का जड़त्व का मतलब हुआ कि अगर कोई वस्तु है विराम है तो विरामी रहने की कोशिश करेगी, वो विरामावस्था का जड़त्व हुआ। गत्यावस्था का जड़त्व क्या हुआ? अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहने का ही प्रयास करेगी, गति में ही रहेगी। ठीक है, तो गति वाली वस्तु गति में ही रहेगी, विराम वस्तु विराम में ही रहेगी। तो ये विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व हो गया। तो जड़त्व प्रथम नियम क्या है? हम प्रथम नियम पे फोकस करते हैं। तो प्रथम नियम कह रहा है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, जैसे सिंपली एक कमरे के किसी एक भाग पर माना ये गेंद रखी है, फुटबॉल रखी है। अगर फुटबॉल रखी है तो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई या तो वो हवा, इतनी तेज हवा चल रही है तो हवा से भी, माना फुटबॉल ज्यादा हल्की है तो हवा से लुढ़क सकती है, या किसी का पैर पड़ गया, किसी का हाथ पड़ गया या कुछ चीज पड़ गया, तभी वो अपनी स्थिति से हिलेगी, अन्यथा अपनी स्थिति पर बनी रहेगी। तो पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ऐसे ही अगर हम फुटबॉल में किक मारते हैं, ठीक है, अगर हम फुटबॉल में किक मारते हैं तो फुटबॉल अपनी स्थिति से लुढ़क कर चलते रहती है। ठीक, अब लेकिन एक क्वेश्चन और, मतलब एक दिमाग में ये भी आता है कि फुटबॉल तो किक मारने के बाद इसका मतलब फुटबॉल को तो चलते रहना चाहिए था, फुटबॉल तो रुक जाती है। लेकिन ऐसा ये रुक इसलिए जाती है क्योंकि इस पर घर्षण बल कार्य करता है। यानी ये किसी सतह पर अगर टकरा रही है, सतह पर मतलब सतह से, क्योंकि जमीन से ही लुढ़कती हुई अगर आगे की ओर जा रही है तो जमीन से एक बल यहाँ पे विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसके जो कि इसे घर्षण बल, हमेशा घर्षण जो है किसी वस्तु गत्यावस्था का विरोध करता है, जिसके कारण कुछ समय बाद ये वस्तु रुक जाती है। अगर घर्षण न हो या घर्षण कम हो या चिकनी सतह हो, यहाँ पे तेल बिछा दिया जाए और सीमेंट में लुढ़काई जाए तो सामान्य अवस्था की अपेक्षा वस्तु यानी ये फुटबॉल ज्यादा दूर तक जाएगी। तो याद रख लेना। या फिर हम कहेंगे कि हवा में हम मार रहे हैं तो फिर इसका मतलब तो इसको कोई चीज, मैंने ये चौक उछाली तो इसको तो नीचे ही नहीं आना चाहिए था, इसको तो अंतरिक्ष में चले जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बल इसे नीचे की ओर खींच रहा है। यानी जड़त्व तो तब तक काम करेगा जब तक कि कोई बल आरोपित न किया जाए, बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो यहाँ पे कौन सा बाह्य बल कार्य कर रहा है? यहाँ पे गुरुत्व बल कार्य कर रहा है वस्तुओं को नीचे की ओर, यानी पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है, नीचे की ओर खींचती है। तो इसके कारण ये वस्तु नीचे की ओर आ रही है, या ये घर्षण के कारण ये बॉल रुक जा रही है। वरना कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगी। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे हम पेड़ हिलाते हैं तो पत्तियों का नीचे गिरना जड़त्व के कारण होता है। या दरी है, दरी को डंडे से पीटते हैं तो धूलकण, दरी में जो धूलकण इत्यादि होते हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं, वो भी जड़त्व का उदाहरण है। ऐसे ही गाड़ी में हम जब बैठे रहते हैं, अचानक गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी में हम बैठे रहते हैं, अचानक गाड़ी स्टार्ट हुई तो हम पीछे की ओर जाते हैं। या गाड़ी चल रही है और ब्रेक लग गया तो हम आगे की ओर जाते हैं। या ये भी जड़त्व का उदाहरण है। या जड़त्व के कारण ही गाड़ी के छत में सामान, लगेज वगैरह बांध के रखे जाते हैं, क्योंकि गाड़ी रुकते समय या स्टार्ट होते समय सामान आगे या पीछे जाने की संभावना रहती है, इसलिए सामान को बांध के रखा जाता है। तो ये सभी जड़त्व के ही कारण होता है। तो गति का प्रथम नियम है, आया प्रथम नियम समझ में? विराम वाली वस्तु बहुत सिंपल है, विराम वाली वस्तु विराम में रहेगी, गति वाली वस्तु गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो जब तक कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है तो विराम वाली वस्तु विराम में ही रहती है, गति वाली वस्तु गति में ही रहती है। इसी को जड़त्व का नियम या गति का प्रथम नियम कहते हैं। अब आते हैं हम प्रथम नियम के बाद गति का द्वितीय नियम। अब बात करते हैं द्वितीय नियम की। ये भी बहुत इंपोर्टेंट नियम है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल
किसी वस्तु पर आरोपित बल जो होगा, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन 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 की दर के समानुपाती होता है। बस केवल इतना याद रखो, यही है द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब इस नियम को समझने से पहले हमने संवेग को समझना पड़ेगा। व्हाट इज मोमेंटम? संवेग यानी मोमेंटम, अंग्रेजी में कीवर्ड्स भी याद रख लेना, बड़ी कक्षा में आपको हेल्पफुल रहेंगे, या ये वीडियो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं वो भी इसको समझने में सक्षम होंगे। मोमेंटम, संवेग का मतलब हुआ किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल, मास इनटू वेलोसिटी, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग का जो गुणनफल होता है वो उसका क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। इसे P से प्रकट करते हैं, तो P बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो P बराबर, द्रव्यमान को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वेग को v से, तो P बराबर m इंटू वी। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल उसका संवेग कहलाता है। यह भी एक वेक्टर स्केल है, यानी सदिश राशि है, सदिश राशि है। ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसका मात्रक इसी से निकल जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक kg होता है और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक हो गया kg मीटर पर सेकंड। तो संवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक kg मीटर पर सेकंड होता है, और संवेग होता क्या है? द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। अब हम बात करते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम की, या गति के द्वितीय नियम की। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब जगह कम है तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब देखिए इस नियम पर आते हैं। हमने सपोज कर लिया, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, तथा वस्तु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान m है, तथा F बल लगाने पर, F बल लगाने पर t सेकंड बाद, t समय बाद या t समय अंतराल बाद उसका वेग जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है v। भाई इतना एज्यूम करना है, इतना हमने सपोज करना है। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, उसका द्रव्यमान m है, तथा F बल लगाने के t समय पश्चात उसका वेग जो हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है? v हो जा रहा है। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान कितना है? m इंटू प्रारंभिक वेग कितना है? u। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसे ही अंतिम संवेग, अंतिम मोमेंटम कितना होगा? अंतिम संवेग P2 बराबर, द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान गुणा वेग, लेकिन अब वेग बदल जाएगा। वेग पहले u था, अब क्या था? v हो गया। अब क्या हो गया? v हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग बराबर इतना। अब हमें पता है द्वितीय नियम के अनुसार बल प्रोपोर्शनल टू संवेग परिवर्तन की दर, यानी बल हमें पता है द्वितीय नियम के अनुसार, हाँ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ या द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियमानुसार बल समानुपाती किसके? संवेग परिवर्तन की दर का मतलब हुआ, संवेग परिवर्तन की दर का मतलब हुआ अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग ऋण प्रारंभिक ना माइनस प्रारंभिक संवेग बट्टे समय। बल प्रोपोर्शनल टू अंतिम संवेग
ऋण प्रारंभिक संवेग बट्टे समय। अब मान रखते हैं बल को हम क्या किया, F प्रोपोर्शनल टू अंतिम संवेग क्या था, P2 माइनस P1 बट्टे T। तो F प्रोपोर्शनल टू मान रख लेंगे P2 और P1 का मान समीकरण 2 तथा 1 से रखने पर P2 का मान कितना था, mv माइनस P1 कितना था, mu बट्टे T। तो F प्रोपोर्शनल टू, अब देखो इन दोनों में m कॉमन है तो m को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा v माइनस यू बट्टे T। अब देखना v, अब त्वरण से हम जानते हैं यानी यहाँ पे आप लोग लिख लोगे वी नो दैट, या हम जानते हैं a बराबर होता है v माइनस यू बट्टे T। तो इस पूरे के बदले a रख लेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू m इंटू a आ जाएगा। F प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, m इंटू a आ जाएगा। या F बराबर प्रोपोर्शनल हटाते तो ये कांस्टेंट आ जाता है k m इंटू a, ठीक है, k m इंटू a। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, जहां k बराबर नियतांक, k बराबर क्या है, नियतांक है, k बराबर नियतांक है। अब k का मान प्रयोगों के आधार पर k बराबर 1 आता है तो 1 आ जाएगा, तो 1 रखेंगे तो 1 गुणा m बराबर 1 m ही आ जाएगा। तो F बराबर आ जाएगा, F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। यही गति का द्वितीय समीकरण है। वैसे तो हम शाब्दिक रूप में पढ़ते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, जहां एक संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, लेकिन क्या कहते हैं, ये सूत्रों के आधार पर निगमन करने पर हमें पता चलता है कि F बराबर m इंटू ए, जहां a क्या है, a बराबर a क्या है त्वरण, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पे F बल बराबर हमारा आ गया, इसके आधार पर बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि बल किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के समानुपाती या के बराबर होता है, यानी बल जो होगा द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इसके आधार पर ये डेरिवेशन ये भी आता है एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए F बराबर m a। तो सिंपली देखिए, हमने माना प्रारंभिक वेग u है, द्रव्यमान m है, F बल लगाने पर F बल लगाने के t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। तो प्रारंभिक संवेग P1 बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणा वेग, प्रारंभिक वेग कितना था u, mu हो गया। अंतिम संवेग P2 बराबर क्या हो गया, m इंटू v हो गया। तो बल हमें पता है कि संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, तो बल प्रोपोर्शनल टू अंतिम संवेग ऋण प्रारंभिक संवेग बट्टे समय, यानी बल प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 बट्टे T। तो P2 और P1 का मान समीकरण 1 और 2 से रखने पर हमें पता ज्ञात होगा, या हमें प्राप्त होगा F प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बट्टे T। तो F प्रोपोर्शनल टू m को कॉमन ले लेंगे, यहाँ अंदर बचेगा v माइनस u बट्टे T। लेकिन हमें पता है ये v माइनस u बट्टे T एक राशि है जिसे कहते हैं त्वरण। हमने गति वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर होती है। तो v माइनस u बट्टे T के बदले a रख दिया तो F प्रोपोर्शनल टू ma आ गया, m इंटू इसके बदले a रख दिया तो F प्रोपोर्शनल टू ma आ गया। तो प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट आ गया, F बराबर k ma आ गया, k का मान इकाई होता है तो F बराबर क्या आ गया, ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये तो गति का द्वितीय नियम हो गया। तो आज के लिए इतना ही, गति का तृतीय नियम में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।